हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 7 मार्च 2025 को गाइस हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे, है ना। तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेवल के हैं, 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछे गए वो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट आप करके रखिएगा। क्लियर है गाइस? टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की प्रॉपर तरीके से पीडीएफ आपको मिल पाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया गाइस तो कर लीजिएगा। जो भी करंट की अपडेट होती है हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, तो टेलीग्राम को जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी वैकेंसी से रिलेटेड एडमिट कार्ड अपडेट वगैरह, आंसर की वगैरह जो भी अपडेट होती है A to Z आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, वो पूरी हम आपको टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, नई वैकेंसी से लेकर A to Z डिटेल, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जल्दी टेलीग्राम पर 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसमें आप सभी जरूर से हेल्प करिएगा, है ना। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और इस माइलस्टोन को जल्दी से पूरा करवाने की मैं थोड़ी सी हेल्प करिएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन करके रखिएगा, है ना। गाइस देखिए, यहाँ पर जीके जीएस करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आपकी एग्जाम किस दिन है, किस शिफ्ट में है, आप यहाँ से इस लिंक पर जाके हमें डायरेक्टली बता सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो आप जाकर वहाँ से सीधा अपनी एग्जाम के बारे में बता सकते हैं हमें कि किस दिन आपकी एग्जाम है, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर जयपुर घराना हो जाएगा। किशोरी अमोनकर एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, जो जयपुर घराने यानी कि एक विशिष्ट संगीत शैली साझा करने वाले संगीतकारों का एक समुदाय है ना, इससे संबंधित थी है। और भारतीय शास्त्रीय जो शैली है, तो शास्त्रीय शैली का जो ख्याल और हल्की शास्त्रीय शैलियाँ, ठुमरी और भजन की कलाकार थी ये इन्होंने। अमोनकर ने प्रदर्शन के लिए अपनी मां के साथ यात्रा की और उनके साथ तानपुरा तार वाले वाद्य पर ड्रोन प्रभाव प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा जयपुर अतरौली जो घराना है, जयपुर अतरौली घराना एक हिंदुस्तानी संगीत शिक्षुता बिरादरी है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 19वीं शताब्दी के अंत में अल्लादिया खान ने की थी। और ये जो घराना है अपनी अनूठी लेकारी, लेबद्ध ताल, सौंदर्य शास्त्र और रागों के समृद्ध प्रदर्शन के लिए स्पेशली जाना जाता है। विशेष रूप से जोड़ राग, है ना, यौगिक राग और शंकर राग, मिश्रित राग के लिए स्पेशली जाना जाता है। गाइस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम अगर हम बात करें तो कानपुर घराना आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आगरा घराना और लखनऊ घराना, इनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आज आपका घराना पूछा गया है, अब आगे आने वाले दिनों में आपके घराना से क्वेश्चंस उठाकर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप इन घरानों को अच्छे से देख लीजिएगा। कानपुर घराने की बात करें तो इसके संस्थापक थे नियामत खान। वीणा सहस्त्रबुद्धे कानपुर के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय गायिका और संगीतकार थी। आगरा घराना की बात करें तो आगरा घराना नौहर बानी से निकली हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत की परंपरा है। अब तक नौहर बानी को दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान लगभग 1300 ईस्वी पूर्व में खोजा गया था। और इस परंपरा के पहले ज्ञात संगीतकार नायक गोपाल है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है यह है लखनऊ घराना, जिसे तबला के लिए पूरब घराना के रूप में जाना जाता है। तबला विरासत और कथक विरासत के साथ एक शिष्यत्व परंपरा है। ये दोनों परंपराएं तबला के 6 प्रमुख घरानों में से एक है और कथक के 3 घरानों में से एक होने के लिए स्पेशली जानी जाती है। बात करें ग्वालियर घराने की, तो ग्वालियर घराना जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने ख्याल घरानों में से एक है। तो इन सभी घरानों को अच्छे से आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आगे आने वाले दिनों में अब क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से भी मिलने वाले हैं। क्लियर है गाइस? आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो 79 रुपीज़ की पहले मिल रही थी, पर आप सभी की डिमांड के तहत स्पेशल सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं किया है तो आपसे यही सजेशन देना चाहेंगे कि एग्जाम से पहले, अगर एग्जाम में आपका अभी टाइम है थोड़ा बहुत, तो आप जरूर से इसमें एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सारे यहाँ डाल के रखिए, है ना। तो उनको यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं आप। टेस्ट आप जरूर से लगा कर जाइएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी हेल्प आपको एग्जाम को जो है स्कोर करने में आपको मदद मिलेगी एग्जाम में, है ना। और टाइम मैनेजमेंट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ से। तो यही कहना चाहेंगे, जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं लगाए गाइज वो जरूर से टेस्ट लगाएं,
और काफ़ी सारे लोग जो है मैसेजेस करते हैं और बाकी और भी चीज़ें है ना, कुछ कॉल भी कर लेते हैं, तो कॉल ना करें तो बढ़िया रहेगा। क्या है कि टाइम भी हमें नहीं मिल पाता है कॉल अटेंड करने का, क्योंकि आप सभी अगर कॉल करेंगे ना तो किन किन का आप रिसीव कर पाएंगे, इसलिए व्हाट्सअप ही आप किया करें, है ना, जो भी कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो हमें जो मैसेजेस मिलते हैं ना आप सभी के, उसमें आप सभी जो लोग बताते हैं तो उनमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको टेस्ट के बारे में ही पता नहीं होता है कि टेस्ट क्या होता है ना। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार टेस्ट सीरीज देकर टेस्ट लगा कर देखिए, आपको आइडिया लगेगा, स्कोर का भी आइडिया लगेगा, पैटर्न का भी आइडिया लगेगा, साथ साथ अपनी टाइम मैनेजमेंट की भी चीज़ें आपको पता चलेंगी उससे, है ना। और एग्ज़ाम कैसे होता है कैसे नहीं होता है, अगर आपने पहले दे रखा है तो उनको तो पता ही होगा, बट जो लोग पहली बार फॉर्म फिल किए हैं या फिर सेकंड या फर्स्ट या सेकंड टाइम फॉर्म फिल किए हैं, उनको कम इसका नॉलेज होता है, तो उनके लिए ये बेस्ट है ना। एक बार जरूर से चेकआउट करेगा, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा ना एग्ज़ाम किस तरह से होता है, कैसे क्या चीज़ें होती है, ये सारी आप यहाँ से समझ सकते हैं। पूरा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ये जैसा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ना, सेम टू सेम यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जो लोग नए हैं उनको भी ज्वाइन कर लेना है, और जो पुराने हैं वो यहाँ से एग्जैक्ट पैटर्न समझ सकते हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है उससे यहाँ से अपनी स्कोर को काफ़ी हद तक और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं सिर्फ उन 50 रुपये 49 रुपीज़ की प्राइस है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, आप सभी लोग अफोर्ड इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारी और भी अवेलेबल है, आरआरबी एनटीपीसी की, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल के लिए है, और ये हमारी सीएचएसएल की और ये एमटीएस की है। तो इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये भी नाम मात्र की प्राइस पर आपको मिल रही है। ये मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे ये बना है, राज्य के कार्यकारी यानी कि राज्य में कार्यकारी शक्तियों का जो प्रमुख होता है ये कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। और क्वेश्चन बने कि राज्य में कार्यकारी शक्तियों का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है, तो ये मुख्यमंत्री होता है ना। राज्य में कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख जो होता है ये राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास में होता है। तो राज्यपाल राज्य का कानूनी प्रमुख होता है, राज्यपाल जो है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है, और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो है राज्य सरकार का मुखिया होता है, आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है, और मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानून और नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है, इनका नाम है शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन में आपको दे रखा था, करेक्ट आंसर रहेगा पंडित शिव कुमार शर्मा। एक बहुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार है जिन्होंने शास्त्रीय वाद्ययंत्र संतूर बजाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इन्होंने की है। संतूर एक समलंब चतुर्भुज के आकार का एक डलसीमर पियानो के प्रकार का छोटा बॉक्स बाजा है, जो अक्सर अखरोट की लकड़ी से बना होता है। तो ये लकड़ी भी आपसे कई बार पूछी जाती है एग्जाम में कि जो संतूर वाद्ययंत्र किस लकड़ी का बना होता है। संतूर लकड़ी का, जो अखरोट की लकड़ी होती है इसका बना होता है, और इसका आकार कैसा होता है, तो समलंब चतुर्भुज के आकार का ये बेसिकली होता है ना। और इसमें जो है 72 तार होते हैं, जो दो नाजुक नक्काशीदार लकड़ी की मुंगरी मैलेट से टकराते हैं, है ना। शिव कुमार शर्मा का जन्म हुआ 13 जनवरी 1938 को जम्मू में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में स्पीड पोस्ट जो सेवा है कब प्रारंभ की गई थी, तो 1986 में हुई थी। स्पीड पोस्ट सेवा भारत में 1986 में भारतीय डाक जो विभाग है इसके द्वारा प्रारंभ की गई। इसका जो उपयोग है पार्सल, पत्र, कार्ड, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामानों के तेजी से वितरण के उद्देश्य से किया गया था। भारत डाक ने यह सेवा जो है EMS स्पीड पोस्ट के नाम से प्रारंभ की थी, और भारतीय डाक का वर्तमान मुख्यालय डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, 1707 में हुई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब, है ना। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 सूबे शामिल थे। औरंगजेब बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा बेटा था। इसका नाम था मोही अल दीन मोहम्मद, है ना। वैकल्पिक शीर्षक अगर बात करें, इसने लिया था आलमगीर का। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा अपनाया गया था ये वैकल्पिक शीर्षक आलमगीर। इसका अर्थ क्या था, विश्व विजेता, है ना, आलमगीर का। तो इस तरह से ये चीजें थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मौर्य साम्राज्य में दुर्ग किले की देखभाल कौन करते थे, तो ये होते थे दुर्गपाल, है ना, दुर्गपाल होते थे। ये ऑप्शन में ना मिला होगा, तो ये कंटक शोधन अधिकारी ये होते थे, और दुर्गपाल ये होते थे जो कि किलों की देखरेख करते थे या देखभाल करते थे मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य में। तो मौर्य साम्राज्य में दुर्ग किले की देखभाल कंटक शोधन अधिकारी और दुर्गपाल करते थे। कंटक शोधन अधिकारी क्या काम होता था इसका, तो ये अधिकारी किले की सुरक्षा और उसमें होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते थे, और दुर्गपाल जो होते थे ये किले का मुख्य संरक्षक होता था,
जो उसकी देखभाल, सैनिकों की तैनाती और प्रशासन का कार्य संभालता था, है ना। तो बेसिकली किले की सुरक्षा और जो संरक्षण है, दोनों यही अधिकारी थे, दुर्गपाल और कंटक शोधन अधिकारी, दोनों में से एक ऑप्शन में आपको मिला होगा। इसके अलावा अर्थशास्त्र के अनुसार चाणक्य ने दुर्गों को 4 प्रकार के में विभाजित किया: जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और धान दुर्ग, है ना। तो जल दुर्ग पानी से घिरे हुए किले, पहाड़ दुर्ग को गिरि दुर्ग कहा जाता है, जंगलों से घिरे हुए को वन दुर्ग, और रेगिस्तान में स्थित जो किले हैं उनको कहा जाता धनवन दुर्ग, है ना। तो इस तरह से 4 प्रकार से इन्होंने विभाजित किया था इन किलों को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो 34 करेक्ट आंसर रहेगा, 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। भारत में 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की जो सूची है, इसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, तो AAI द्वारा मान्यता प्राप्त हवाई अड्डे हैं ये। दिल्ली का इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये है। और बॉलजोक हवाई अड्डा भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है। भारत में लगभग 80 राष्ट्रीय एयरलाइंस उड़ान भरती है। और एयर इंडिया भारत की निजीकृत राष्ट्रीय एयर कैरियर है, जो भारत में ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? इस तरह से, तो भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शुरुआत में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15(4) में किसका वर्णन है? तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार राज्य को दिया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15(4) है, इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार राज्य को दिया गया है ना। और इसके तहत अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान भी रह सकते हैं। अनुच्छेद 15(4) के तहत किए जाने वाले प्रावधान: नौकरियों में आरक्षण, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण और विशेष कानून बनाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 41 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 41 है, इसमें काम करने का अधिकार बेसिकली के बारे में प्रावधान है। और इस अनुच्छेद के तहत राज्य को कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना होता है। यह अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा है। यह समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाग्यंत्र से है? तो बांसुरी करेक्ट आंसर रहेगा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी जो वाग्यंत्र से रिलेटेड है। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ 1 जुलाई 1938 को। वह एक भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते हैं। इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। 2013 की वृत्तचित्र फिल्म बांसुरी गुरु में चौरसिया के जीवन और विरासत को बेसिकली दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये। आर्टिकल 32 जो है भारतीय संविधान की आत्मा इसको कहा जाता है, हृदय और आत्मा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऐसा कहा है इसके बारे में। यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा जो है खटखटाने का अधिकार देता है, और इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में जाना जाता है। याचिकाओं के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। गाइस, ये हमारी स्पेशल ई बुक है, जो TCS का जो लेटेस्ट आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग है पूरी की पूरी। SSC और रेलवेज की जो आगामी एग्जाम है उनको देखकर इसको प्रिपेयर किया है। तो अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह है, इसमें बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। सिर्फ 25 रुपीज़ के प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और 1500 से भी अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, है ना। तो बेस्ट रहेगी आपकी एग्जाम के लिए। बाकी अगर आपकी आगे आने वाले दिनों में और भी एग्जाम है ना, तो उनके लिए भी ये सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 1500 से अधिक क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट है। तो आप यहाँ से इनको कवर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से आपको मिलेगी इन नए पैटर्न को समझने में, है ना। डेमो भी हमने एप्लीकेशन पर डाल रखा है, ई बुक वाले सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लखनऊ में विद्रोह को किसने दबाया था? है ना, तो सर कॉलिन कैम्पबेल ने दबाया था। लखनऊ में विद्रोह को किसने दबाया? सर कॉलिन कैम्पबेल ने। 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत जो महल है ये लखनऊ की शासक थी, यानी कि 1857 में जो लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था ये किसने किया था? ये किया था बेगम हजरत महल ने। ये क्वेश्चन आपसे कल बना था। तो इसको किसने दबा दिया था? सर कॉलिन कैम्पबेल ने दबाया था इसको, इस विद्रोह को, है ना। 1857 के विद्रोह से जुड़े जो महत्वपूर्ण नेता है उनके बारे में पता होना चाहिए। मंगल पांडे ये कहाँ से थे? बैरकपुर से। कानपुर से थे नाना साहब, राउत साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्लाह खान। झांसी की रानी ये कहाँ से थी? तो लक्ष्मीबाई, है ना, स्थान, और झांसी की रानी, है ना,
लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। मथुरा से था सेबी सिंह और कदम सिंह। और जगदीशपुर कुंवर सिंह थे, है ना। तो इस सभी को याद रखिएगा, इनका स्थान और प्रमुख नेता ये है 1857 क्रांति के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से जुड़ी हुई है 5वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से बेसिकली जुड़ी हुई है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों में लागू होती है। और इस अनुसूची के तहत राज्यपाल को आदिवासी आबादी की सुरक्षा के लिए विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? तो ये यमुना नहीं है। हाँ, गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है, यमुना नहीं है। यमुना का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से। यमुना नदी जो है गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है, ना कि बाएं की। और गंगा नदी, गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घग्गर, घाघरा, है ना, गंडक और कोसी ये आती है। दाहिने किनारे की नदियों में यमुना, सोन और दामोदर आती है। तो एक सहायक नदी एक मीठे पानी की धारा है जो एक बड़ी धारा या नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1931 में, माफ कीजिएगा 1921 में, 1921 में। हड़प्पा पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है इसमें स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके सबसे बड़े शहरों में से एक है। और हड़प्पा सभ्यता का नाम इसके सबसे पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर रखा गया। मोहनजोदड़ो की बात करें, इसकी जो खोज की थी ये रखलदास बनर्जी ने की थी 1922 और इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन पूछा है, अलारिप्पू नृत्य किससे संबंधित है? तो अगर आपको भरतनाट्यम दे रखा था तो करेक्ट आंसर रहेगा। तमिलनाडु दे रखा था तो ये रहेगा, है ना। तमिलनाडु भरतनाट्यम से दोनों से संबंधित है अलारिप्पू। अलारिप्पू तमिलनाडु से उत्पन्न भरतनाट्यम नृत्य का एक नियमित पैटर्न है और भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। अलारिप्पू का मतलब है पुष्पित कली या फूलों से सजावट। यह भरतनाट्यम नर्तकों का पहला नृत्य है जिसे वे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी के बीच में कोई समझौता हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। भूटान बता रहे थे कि भूटान आंसर था उसका। तो भारत और भूटान के बीच मैत्री संधि पर 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे और इस संधि को भारत भूटान संधि के नाम से जाना जाता है। और इस संधि को साल 2007 में संशोधित किया गया था। इस संधि के जरिए भारत भूटान बीच द्विपक्षीय संबंध में की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जब पानी यानी वाटर को ऑयल के साथ में मिलाने की कोशिश की जाती है ना, तेल के साथ में, तो वे एक दूसरे में घुलते नहीं है। इसका क्या कारण होता है? कौन सी क्रिया है? तो ये अभिशोषण क्रिया होती है ना, अभिशोषण क्रिया होती है जिसके कारण एक दूसरे से नहीं घुलते हैं। पानी और तेल ये मिलाने पर एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, इसका कारण होता है अभिशोषण, है ना, जो उनके भीतर रासायनिक और भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से देश के साथ डॉलर में समझौता, ऐसा क्वेश्चन था आपका एक किया गया इस तरह से। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए नारे से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया किन के बारे में बात की जा रही थी, बट हम कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। सरपुरुष की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का था, में इन्होंने लिखा था 1882 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह और हजरत मोहानी का था। साइमन गो बैक, है ना, साइमन वापस जाओ, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में दिया गया नारा था। या दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का महात्मा गांधी ने, जो कि आपका कल पूछा गया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था 1942 में। और भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था 1942 में ये दिया गया था। तो ये नारे हैं, आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है? इस तरह से क्वेश्चन दिया रखा था आपको। तो 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और इसका जो प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल में विद्रोह किया था, है ना। बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित किया गया था। लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह आदि प्रमुख नेता थे, आपको यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन संभालता है, या फिर विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक संभालता है, संरक्षण करता है इसका, है ना। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की रकम कई देशों के बैंकों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में जमा होती है। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है और भंडार की भौतिक स्थिति RBI के पास विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में होती है।
स्वर्ण भंडार का भंडारण कहाँ पर होता है? तो ये भारत और विदेशों में, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, इस तरह से ये होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय प्रतिभूति नियामक जो बोर्ड है, ये आपसे क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। दादा भाई नौरोजी ने गरीबी का मुख्य कारण क्या बताया? तो ये धन निष्कासन बताया है। दादा भाई नौरोजी ने गरीबी का मुख्य कारण धन निष्कासन बताया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन ने भारत की संपत्ति और समृद्धि को खत्म कर दिया, इसी वजह से देश में गरीबी फैल गई। अगला क्वेश्चन है 1857 के युद्ध में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर आई तो वहां पर उनके साथ क्या घटना हुई थी? कैप्टन शुरोज की युद्ध योजना के चलते वे गिर गई और शहीद हो गई थी, है ना। 1857 के युद्ध में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर आई थी तो वहां कैप्टन शुरोज की युद्ध योजना के चलते वे गिर गई थी और शहीद हो गई थी। और रानी लक्ष्मीबाई, है ना, झांसी से कालपी होते हुए ग्वालियर आई थी। तो ग्वालियर के कोटा की सराय में कैप्टन शुरोज के नेतृत्व में एक स्क्वाड्रन ने रानी लक्ष्मीबाई की सेना से युद्ध किया। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मुख्य जनजातियां कौन सी है? तो अंडमानी, ओंगे, जरावा, सेंटिनली, निकोबारी और सोमपैन, ये यहाँ की जनजातियां हैं, इन्हीं में से एक आपको मिली होंगी। क्लियर है? अंडमान निकोबार की 4 जनजातियां नेग्रिटो मूल की हैं, इन्हें नेग्रिटो जनजातियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, बिल्कुल ये जनजातियां हैं ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जरावा और सेंटिनलीज, ये जो है नेग्रिटो जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बेकलर ने की थी। रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मी पदार्थ के से विकिरण के सहज उत्सर्जन की परिघटना को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। ये वास्तव में परमाणुओं और नाभिक का गुणधर्म है, इसलिए नैनो स्तर पर भी यह रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 2024 को नई दिल्ली में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 और 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनी थी, है ना। तो ये बेसिकली आपका पूछा गया था। और गाइज ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपीज़ के प्राइस पर मिल जाएगी। ये बाकी आपको आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस की सिर्फ 79 मिलेगी। तो जरूर से चेकआउट करिएगा, नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लेके जाकर जरूर से एक बार देख लीजिएगा डेमो। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले केंद्रों को किस नाम से जाना जाता है? इसको ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर, ओटीसी, है ना, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर, है ना, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स और नेशनल ट्रेनिंग सेंटर एनटीसी। तो इन्हीं में से आपको एक मिला होगा, कोई सा भी वाला दिया रखा होगा, वो आंसर था आपका। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किस कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन और सहायता दी जाती है? तो ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है इनको जो है ये चीज़ें दी जाती है ना। तो प्रोत्साहन जो दिया जाता है ये इन टॉप से और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। भारत में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत सहायता दी जाती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल धारणा, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से निकालने से क्वेश्चन आपका बना था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण और विशेष छूट किस अनुच्छेद में तहत दी गई? अनुच्छेद 16(4) और 16(5) के तहत दी गई। 16(4), 16 देखिए 15 अनुच्छेद 15(4), 15(5) शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के प्रावधान है। 16(4), 16(5) जो है ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण। अनुच्छेद 330, 337 लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण। और अनुच्छेद 335 सरकारी सेवाओं में ST/SC के दावों पर विचार, ये बेसिकली बताता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम हो जाएगी, है ना, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सहायक नदियां हैं। सिंधु जो नदी है एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर से चीन पाकिस्तान होकर बहती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज है। और सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के पास में कैलाश जो पर्वत है इसके तिब्बत से निकलती है। अगला क्वेश्चन पूछा है, 1970 में असम से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? तो मेघालय बना था। 1969 में मेघालय को असम से एक स्वतंत्र राष्ट्र जो राज्य है इसका दर्जा दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मेघालय को पूरी तरह स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव को कितने डॉलर की मदद दी है? इस तरह से क्वेश्चन है, तो 50 मिलियन डॉलर की मदद दी है। और एक क्वेश्चन इस तरह से भी है कि भारत ने मालदीव को कितने अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता प्रदान की है? तो इसमें 100 आएगा अगर इस तरह से पूछा गया होगा तो 100 मिलियन। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ETCA
है ना, ECTA पर हस्ताक्षर किए, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ पे किए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते एंड, है ना, एंड ACTA पर हस्ताक्षर बेसिकली किए हैं, तो आपको ये स्पेशली याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज अगर अपन बात करें मैथ्स की, है ना, तो ये स्पेशल ई बुक है हमारी, जो कि सिर्फ 25 में 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट रहेंगे। मैथ्स की बात करें गाइज, नंबर सिस्टम से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बने, रेशियो प्रिपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपका बनाए, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया, SICI से 3 से 4 क्वेश्चन है, एवरेज से 2 से 3 है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है ना, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन है, और फंडामेंटल अरिथमेटिकल मैथमेटिक्स से ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया। रीजनिंग में आपका एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन है, सीरीज से 3 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आपके बने, रैंकिंग एंड ऑर्डर से 2 से 3 क्वेश्चन है, इसके अलावा वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन बने हैं, सिलोज से 1 से 2 क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन है, नंबर एंड अल्फाबेटिकल जो सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन आपके बने, इम्बेड फिगर से आपका 1 क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर आपको मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स, है ना, और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग में जो दोनों टॉपिक थे, दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं वो बता दिए हमने, और साथ ही साथ जीके तो पूरा कवर करवा दिया, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछे गए। तो आई थिंक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिली होगी। और ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज गाइस, सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो बेस्ट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए, है ना। तो जरूर से डेमो आप देख लीजिएगा, पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, सबसे कम प्राइस में वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और जो चीज़ें हैं वो आपको एक्यूरेट मिल पाएंगी, है ना, बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मेट में। तो जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, स्पेशल आप सभी लोगों के लिए काफ़ी कम प्राइस इसकी हमने कर दी है। और ये बाकी और भी अवेलेबल है, RRB NTPC, RRB ग्रुप डी, इसके अलावा आपकी CGL के लिए है हमारी है, CHSL और MTS के लिए भी है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, एक बार जाकर जो चेकआउट करिएगा। ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, है ना। ये 25 वाली स्पेशल ई बुक हमारी, जो कि 1500 से अधिक क्वेश्चन इसके तहत आप कर सकते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है सारे के सारे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। वैसे इन वीडियोस के PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, जो भी अपडेट होता है हम सबसे पहले यहीं पर अपडेट करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पर आप जरूर से ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि जल्दी ही हमारे 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसमें आप सभी हेल्प करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जरूर से अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्ट यहाँ पर हो चुके हैं, है ना। तो कुछ ही लोग और चाहिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो भी अपडेट होता है ना, सबसे पहले हम अपडेट देने की कोशिश करते हैं आपको, या तो वैकेंसी, नई वैकेंसी आई हो, या एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट वगैरह, जो भी A to Z चीज़ें होती है आपकी एग्जाम से रिलेटेड, हर चीज़ हम आपको प्रोवाइड कराने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, है ना। तो इसीलिए आप ज्वाइन करके रखिएगा, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, जरूर से आप ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास पे पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।